नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड। मैं हूं आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं सामाजिक ज्ञान विद एलेक्स। एक लाइन है, समय लगता है पर सब कुछ हो जाता है। सो एज वी have discussed in our previous video lectures how Napoleon captures France and made several changes through Napoleonic Code or Civil Code of 1804. And the people of the France started considering Napoleon as the harbinger of liberty, and they believed that it was the Napoleon who brings liberty, equality, or fraternity in France. But gradually, people came to know that Napoleon does not come to the France to make the people free from monarchy, to give the power to the people, but Napoleon supposed to made his dominance over यूरोप। तो जो नेपोलियन जब फ्रांस पर कब्जा किया, उसके बाद फ्रांस में उसने काफी सारे बदलाव किए और उसके बाद लोगों को लगा कि नेपोलियन ही है जो लिबर्टी को लाएगा, नेपोलियन ही है जो उनको सही रास्ता दिखलाएगा और उनको आजादी दिलवाएगा, उनको फ्रीडम प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि नेपोलियन जो है वो उन लोगों को उन लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए वो पूरे यूरोप पे अपना डोमिनेंस कायम करना चाहता था, अपना दबदबा कायम करना चाहता था। इसलिए जो है नेपोलियन फ्रांस और फ्रांस और साथ ही साथ पूरे यूरोप में उसने अपने कदम को रखा। अब हम देखेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हाउ nationalism will evolve, how nationalism will emphasized in Europe. So in mid 18th century, here in mid 18th century, in mid 18th century, there is no any nation state in Europe. There is no nation state in Europe. तो मिड 18 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं और पूरे यूरोप में कहीं भी कोई भी नेशन स्टेट जो था वो नहीं था। ठीक है, पूरे स्टेट में मतलब पूरे यूरोप में कहीं भी नेशन स्टेट नहीं था। सो here first we need to understand what do you mean by nation state, what does stand for nation state, nation state का मतलब क्या होता है। so here nation state means nation state means nation state means a geographical area, ठीक है, where a common language common language common language common culture common culture common identity common identity common history common history और इसके साथ साथ कॉमन गवर्नमेंट। मीन्स नेशन स्टेट मीन्स एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहां पे रह रहे लोगों में सभी जो है वो एक लैंग्वेज बोलते हो, एक कल्चर को फॉलो करते हैं, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो, उनकी कॉमन हिस्ट्री हो और साथ ही साथ जो है एक गवर्नमेंट जो है उन सब पे रूल करता हो। ठीक है, मतलब एक ऐसा जगह हो जहाँ पे मतलब सभी एक भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हो, एक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रह रहे हो, एक इंडियन एक अपनी उनकी आइडेंटिटी हो, एक अपनी पहचान है। जैसे कि हम लोग पूरा जो इंडिया है, इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल जो एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। तो इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं तो सबकी क्या आइडेंटिटी, सबकी कॉमन आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या हो गया, कॉमन आइडेंटिटी। तो उस समय कहीं भी पूरे यूरोप में जो है वो नेशन स्टेट नहीं था। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी एट दैट टाइम हाउ नेशनलिज्म, ओके, हाउ नेशनलिज्म एंड द नेशन स्टेट वेर एम्फसाइज्ड इन यूरोप। जो तो नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना और नेशन स्टेट बिल्डिंग की नेशनल स्टेट बिल्डिंग जो है वो यूरोप में धीरे धीरे कैसे इसकी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ी। अब आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो उस समय जो था पूरा यूरोप जो था जनरली दो टाइप के पीपल जो थे वहां पे डिसाइड करते थे। मतलब उस समय पे यूरोप में जनरली
दो प्रकार की जो लोग थे वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो जो पहला ग्रुप है वो इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स। पहला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, पहला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एरिस्टोक्रेट्स में कौन कौन से लोग रहते थे। इसमें जनरली जो है वेल्दी जनरली वेल्दी पीपल ऑफ सोसाइटी, वेल्दी पीपल ऑफ सोसाइटी हमें इस एरिस्टोक्रेट कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद वो लोग थे जो ऑन स्टेट्स एंड टाउन हाउसेस, ऑन स्टेट एंड टाउन हाउसेस, मतलब जिनके पास जमीन थी, जिनके पास शहरों में घर था। उसके बाद जो सोशली एंड पॉलिटिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली जो लोग स्ट्रांग थे, जो सोशली और पॉलिटिकली स्ट्रांग थे। उसके बाद दे स्पीक, ये लोग जो इस कैटेगरी में लोग थे, ये लोग फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, ये लोग फ्रेंच बोलते थे। दे स्पीक फ्रेंच एंड कंसीडर्ड फ्रेंच एज अ सुपीरियर लैंग्वेज, और ये लोग फ्रेंच को ही सुपीरियर लैंग्वेज जो है वो कंसीडर्ड करते थे। साथ ही साथ जो इस कैटेगरी में लोग थे वो आपस में कनेक्टेड थे। दे वेयर कनेक्टेड they were connected by marriage, they were connected by marriage। ये लोग आपस में जो थे वो मतलब जो जो एरिस्टोक्रेट्स कैटेगरी था, ये शादी जो है एरिस्टोक्रेट्स कैटेगरी में ही करता था। तो ये सारी चीजें तो हमें अभी भी देखने को मिलती है कि जो भी अमीर व्यक्ति है वो भी अपना शादी किसी अमीर घर में करता है, जो गरीब है वो भी शादी गरीब में करता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरली, एक्सेप्शन हर सारी चीजों में होती है। और उसके साथ साथ ठीक है, ये हाई क्लास इनका जो था फूड था। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्लॉथ था, ये महंगे महंगे कपड़े, अच्छे अच्छे पकवान जो है वो खाते थे। तो हम यहाँ पे समझ गए कि अरिस्टोक्रेट्स उस समय पे यूरोप में जो है जनरली दो प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते थे। एक तो जो थे एरिस्टोक्रेट्स, इसमें जो थे वो लोग हेल्दी मतलब वेल्दी पीपल जो थे, ठीक है, मतलब समाज के जो धनी धनी व्यक्ति थे वो लोग थे, जिनके पास जमीन थी, जिनके पास शहरों में घर था, जो सोशली जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी मजबूत थे वो लोग थे। उसके बाद जो लोग फ्रेंच बोलते थे, ठीक है, तो जो लोग फ्रेंच बोलते थे वो भी इस कैटेगरी में थे, और ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज को सुपीरियर मानते थे। साथ ही साथ ये आपस में कनेक्टेड थे मैरिज के थ्रू, ये अपनी शादी भी इसी कैटेगरी में करते थे, और ये लोग अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे पकवान खाते थे। अब नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड कैटेगरी। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के जो लोग थे वो थे पीजेंट्स, मतलब फार्मर्स, ठीक है, किसान। ठीक है, तो दूसरे जो प्रकार के लोग थे वो थे पीजेंट्स। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो लोग थे वो थे पीजेंट्स। ठीक है, तो ये लोग जो थे, ठीक है, तो दे वेयर, ये लोग जो थे सबसे गरीब लोग थे, पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। इनके पास कोई भी जमीन नहीं थी, नॉट ऑन एनी लैंड। ठीक है, इनके पास कोई भी जमीन नहीं थी। उसके साथ ये लोग, लेकिन एक बात थी, ये लोग जो थे ये मेजोरिटी में थे। ठीक है, मेजोरिटी में थे, लेकिन इनके पास जो था कोई भी पावरफुल ये नहीं थे। मेजोरिटी में तो थे, संख्या में ज्यादा थे, लेकिन इनके पास ये लोग पावरफुल नहीं थे। ये लोग शक्ति मतलब इनके पास शक्ति नहीं थी, ये लोग पावरफुल नहीं थे। पावरफुल क्यों नहीं थे? क्योंकि इनके पास ना ही तो पैसा था और ना ही इनके पास जमीन थी, ना मनी था ना लैंड था, दोनों ही था। तो इसलिए ये लोग पावर मतलब ये लोग पावरफुल नहीं थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो इवोक हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन धीरे धीरे सामने आने लगा। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो सामने आया तो धीरे धीरे क्या हुआ, वर्किंग क्लास जो है वो उभर के आया, वर्किंग क्लास जो है वो उभर के आया, और वर्किंग क्लास को ही मिडिल क्लास बोला जाता है। मिडिल क्लास इज आल्सो नोन एज वर्किंग क्लास, और वर्किंग क्लास इज आल्सो नोन एज मिडिल क्लास। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एक और क्लास हमें देखने को मिला जो कि है मिडिल क्लास। ठीक है, तो हमने एरिस्टोक्रेट्स को देख लिया,
पीजेंट्स को देख लिया, एरिस्टोक्रेट्स जो थे धनी मनी व्यक्ति, पावरफुल, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपनी पकड़ रखते थे, और जो पीजेंट्स थे जो समाज के गरीब तबके के लोग थे, जिनके पास ना ही तो जमीन थी और ना ही पैसा था, ना ही मतलब समाज में कोई स्टेटस था। अब जो था वो मिडिल क्लास, ठीक है। अब जो, क्योंकि ये मिडिल क्लास जो है, ठीक है, मिडिल क्लास जो है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ये हमें सामने देखने को मिला। और हम ये भी देखते हैं कि अगर समाज में और दुनिया में जब कभी भी कोई क्रांति आई है, जब कभी भी कोई रिवॉल्यूशंस इवोक हुए हैं, तो उसमें मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसमें मिडिल क्लास की अहम भूमिका रही है। क्योंकि अगर समाज में जो सबसे ऊंचा तबका है, जो सबसे हाई स्टेटस वाले फैमिली है या बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो अगर सपोज कि अभी आटा का दाम जो है बढ़ के 200 रुपए केजी हो जाए, चावल का दाम बढ़ के 300 रुपए केजी हो जाए, दाल 500 रुपए केजी है, तो उनके जीवन पे कोई फर्क हमें देखने को ज्यादा, उनके जीवन पे कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो सबसे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो उनके जीवन पे भी ज्यादा असर, मतलब असर पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग है कि आज कमाते हैं और आज ही खा जाते हैं। वो लोग अपने फ्यूचर्स के बारे में नहीं सोचते हैं, वो लोग सेविंग्स नहीं सोचते हैं, वो लोग कल के बारे में नहीं सोचते। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो 10 रुपया कमाता है, तो आज 3 रुपया खाएगा, 7 रुपया रखेगा कल के लिए। तो वो जिंदगी के मिडिल क्लास जो है वो कसम कस में फंसा हुआ रहता है। तो बदलाव भी किसे चाहिए होगा? मिडिल क्लास को ही बदलाव चाहिए होगा। मिडिल क्लास सोचेगा कि हम इस, ये जो साइकिल बना हुआ है, जो प्रेशराइज्ड लाइफ है, इससे हम कैसे बाहर निकले, ठीक है। तो मिडिल क्लास जो था, तो मिडिल क्लास they were neither poor they were neither poor or nor rich they were neither poor or nor rich। लेकिन ये लोग था मिडिल क्लास के, जो क्या था, they were educated they were educated, और इन लोगों ने पढ़ लिख लिया था, तो थोड़ा बहुत पैसा जो था, they gained some amount of money they gained some money, थोड़ा बहुत जो पैसा जो था इनके पास आ गया था। अब देखेंगे कि मिडिल क्लास में कौन कौन इस कैटेगरी में फॉल करता था, मतलब इसमें कौन कौन लोग आते थे। तो इसमें जो उस समय के जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, उस समय के जो बिजनेसमैन थे मिडिल क्लास में, वो आते थे। उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इस कैटेगरी में आते थे। उसके बाद जो अदर प्रोफेशनल्स मतलब जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स, तो ये सारे जो है इस कैटेगरी में आते थे। तो मिडिल क्लास जो था ये तो ना ही ज्यादा अमीर था ना ही ज्यादा गरीब था। उसके बाद ये थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे भी थे, तो इनके पास थोड़े बड़े पैसे भी आ गए थे। और मिडिल क्लास में उस समय जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जो अदर प्रोफेशनल, जो टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक है, तो ये सारे लोग जो थे वो मिडिल क्लास में आते थे। तब जब मिडिल क्लास की एंट्री हो गई है, तो अभी मैंने बताया कि समाज में जो है क्रांति जो है वो मिडिल क्लास ही लाता है। तो जब मिडिल क्लास वाले आ गए, तो ये तो शांत बैठने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो इनके दिमाग में आया, ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया। तो जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, ठीक है, इनके दिमाग में आया लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया। ये आया मिडिल क्लास के दिमाग में कि हमें लिबरल नेशनलिज्म जो है वो, लिबरल नेशनलिज्म की ओर हमें रुख करना चाहिए, ठीक है। तो अब है कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो जो लिबरलिज्म वर्ड है, ठीक है, ये आया है लैटिन वर्ड से, ठीक है, लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड जो है वो है लीबर, ठीक है, लैटिन वर्ड है लीबर। तो लिबरलिज्म जो है, ठीक है, लिबरलिज्म जो है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड से आया है, जो कि है वर्ड लीबर, और इसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री, इट कम्स, तो द वर्ड लिबरलिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच इज लिबर, एंड लिबर मींस नेशनलिज्म, ओके। अब साथ ही साथ ये लोग कुछ और भी डिमांड करने लगे, साथ ही साथ ये लोग कुछ, जब इनके मिडिल क्लास के अंदर जब ये लिबरलिज्म की जब सोच आई, उसके साथ साथ इनका कुछ और भी डिमांड जो है इन्होंने सामने रखे। जैसे कि पहला डिमांड था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल। उसके साथ साथ एवोल्यूशन ऑफ क्लेरिकल
प्रिविलेज, एवोल्यूशन ऑफ क्लरिकल प्रिविलेज। तीसरा इन लोगों का डिमांड था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, तीसरा डिमांड था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। चौथा इन लोगों का डिमांड था कि हमें जो चाहिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए। सो the idea of liberal nationalism emerges in the mind of middle class, and in addition to that, middle class also demanded end of autocracy rules. Means there is no a single person can rule over us. So they just wanted to remove the monarchy, okay, and apart from that they also wanted abolition of clerical privilege. So in Europe on that time, the head of the churches, the head of the religious leaders were exempted from the tax, and they also get special status and power in the society, and they also want to there should be a constitution in our country, and our country should be run according to the constitutions, and apart from that they also wanted to be a representative government, a elected government should be rule in our country। मतलब मिडिल क्लास लोगों का ये डिमांड था कि ऑटोक्रेसी मोनार्की को जो है वो खत्म किया जाए, मोनार्की को जो है वो खत्म किया जाए, ठीक है। क्लरिकल प्रिविलेज में यूरोप में जो चर्चेज थी और जो उस चर्चेज में रिलीजियस लीडर्स रहते थे, जो चर्च के हेड होते थे, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनको सोसाइटी में स्पेशल स्टेटस मिलता था, उनकी एक अलग पहचान थी, उनको और भी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड होती थी, तो उसको ये खत्म करने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद इनका डिमांड था कि देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए और देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। उसके साथ साथ ही ये लोग बोल रहे थे कि जो हमारी गवर्नमेंट जो चुनी जाएगी वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब हम लोग जो है उसको गवर्नमेंट को चुन के भेजेंगे, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को मनोनीत नहीं करेगा बल्कि हम लोग वोट के द्वारा हम लोग गवर्नमेंट को चुनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इनमें एक कमी देखने को मिली, ये मिडिल क्लास के लोग जो थे, ठीक है, वुमेन्स के लिए वोटिंग राइट्स के ये लोग मतलब फेवर में नहीं है, मतलब सारी चीज तो डिमांड कर रहे थे लेकिन वुमेन्स के लिए वोटिंग राइट्स का डिमांड ये लोग नहीं कर रहे थे। और साथ ही साथ मेन विदाउट प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे मेन जिनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी वो भी वोट नहीं दे सकते थे। तो क्या हुआ कि जो यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में वुमेन्स और मेन विदाउट प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे कि हमें भी वोटिंग राइट चाहिए। और साथ ही साथ हमें एक और प्रॉब्लम्स देखने को मिली यूरोप में, ट्रेड की, मतलब ट्रेडिंग में, मतलब जो ट्रेडर्स थे उस समय यूरोप में जो काफी परेशान थे। और 1833 में ठीक है, अगर कोई, ठीक है, 1833 में अगर कोई जो है ट्रेडर जो है, ठीक है, वो इसके पास ये मान लो सामान है, इसका माल है, ठीक है, इसका माल है, ठीक है, अगर वो यूरोप में किसी एक जगह, मान लो कि एक्स जगह है और यहाँ से वाई जगह है, ठीक है, एक्स जगह है यहाँ से, तो अगर ये ट्रेडर जो है, ठीक है, ये ट्रेडर जो है ये अपना सामान, ठीक है, अपना सामान एक्स जगह से वाई जगह ले जाना चाहता था यूरोप में, तो उस समय इसको 11 जगह पे, ठीक है, 11 जगह पे, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज जो है वो पे करना पड़ता था, कस्टम ड्यूटीज इसको पे करना पड़ता था 11 जगह पे, वो भी 5%। तो इससे जो ट्रेडर्स जो थे वो काफी परेशान थे, मतलब एक ही सामान को उन लोगों को 11 जगह पे जो है वो टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। और उसमें दूसरा, ये तो पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम जो था उस समय कि पूरे यूरोप में उस समय पे यूरोप में जो है 30 करेंसी जो चलती थी, 30 करेंसी मतलब 30 मुद्राएं जो है उस समय पूरे यूरोप पे चलती थी। और अगर कोई ट्रेडर जो है, अगर कोई जो ट्रेडर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई अपने सामान को लेके जाएगा तो फिर जो है उस स्टेट में अपने इस स्टेट के करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ता था, मतलब 30 जगह उसको करेंसी को मतलब हर जगह एक्सचेंज कराना पड़ता था। तो उस समय यूरोप में 30 करेंसीज थी, तो इससे जो है ट्रेडर्स जो है काफी परेशान थे, ट्रेडिंग करने में जो है काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब क्या हुआ, ट्रेडर्स परेशान होंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा। तो 1833 में सारी परेशानियां हो रही थी,
ट्रेडर्स को प्रॉब्लम हो रहा था। उधर हम देख रहे हैं बैक में जो वुमेन्स है और मेन विदाउट प्रॉपर्टी है, वो लोग भी यूरोप के अलग अलग पार्ट्सों में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इधर ट्रेडर्स भी। तो कस्टम यूनियन ने क्या किया, ठीक है, तो जो कस्टम ड्यूटी था उसमें कस्टम यूनियन ने क्या किया, ठीक है, कस्टम यूनियन ने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, कस्टम यूनियन ने ट्रेडर्स की बातों को सुना और एक सिस्टम बनाया जिसको बोला गया है जोलबेरिन, ठीक है, जोलबेरिन, ठीक है, एक सिस्टम बनाया जिसको बोला गया है जोलबेरिन। और इसकी शुरुआत जो है वो प्रूसिया ने इसको इनिशिएट किया। प्रूसिया जो कंट्री है उसने जोलबेरिन बनाने के लिए इनिशिएट किया, ठीक है, मतलब ने शुरुआत किया, और बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट जो है इसको आकर सपोर्ट किए और ज्वाइन किए कि हाँ जोलबेरिन जो है वो बनना चाहिए। जोलबेरिन जब बना, ठीक है, जोलबेरिन जो बना तो जोलबेरिन से जो है ट्रेडिंग करना, जो है ट्रेड करना, व्यापार करना काफी आसान हो गया पूरे यूरोप में, और ट्रेडिंग में जो है काफी लिबरलाइजेशन हमें देखने को मिला। तो अब हम देखते हैं कि जोलबेरिन जब फॉर्म हो गया तो क्या क्या चेंजेस जो है हमें देखने को मिले जोलबेरिन के अंदर। जो कस्टम यूनियन जो था जोलबेरिन के तहत बहुत सारे चेंजेस किए। तो इसने सबसे पहले जो यूनियन, तो जोलबेरिन के अंदर सबसे पहले इन्होंने ट्रेड बैरियर जो थे 11 जगह पे जो टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, ट्रेड बैरियर को इसने एबोलिश कर दिया, मतलब ट्रेड बैरियर को इसने हटा दिया। फिर उसके बाद दूसरा चेंज जोलबेरिन के तहत हुआ, इट रिड्यूसेस, ठीक है, तो जो 30 करेंसी जो चलती थी, ठीक है, 30 करेंसी से अब 2 करेंसी हो गई, ठीक है। जोलबेरिन के अंदर जो चेंज किए गए ट्रेड बैरियर्स को एबोलिश कर दिया गया, मतलब ट्रेड बैरियर को हटा दिया गया। इट रिड्यूसेस 30 करेंसी टू 2 करेंसी, मतलब जो पहले 30 करेंसी चलती थी और हर बार एक्सचेंज करना पड़ता है ट्रेडर्स को, अब मात्र केवल 2 करेंसी जोड़ा गया। तीसरा जो है पॉइंट, इसने रेलवे नेटवर्क्स को, ठीक है, जोलबेरिन के तहत रेलवे नेटवर्क्स को इंप्रूव किया गया, ठीक है, रेलवे नेटवर्क को प्रमोट किया गया ज्यादा से ज्यादा इलाकों में, ताकि जो है ट्रेड करना जो है वो आसान हो, ठीक है। तो जोलबेरिन के आने से ट्रेड जो है, ठीक है, ट्रेड जो है वो ट्रेड में काफी बदलाव देखने को मिले। ट्रेड जो है ट्रेडिंग करना काफी आसान हुआ। इसके तहत जोलबेरिन के तहत 3 चेंजेस हमें देखने को मिले। ट्रेड बैरियर्स जो 11 जगह पर टैक्स देना पड़ता था उसको एबोलिश कर दिया गया, और जो 30 तरह के अलग अलग मुद्राएं जो यूरोप में चलती थी 30 से घटाकर उसको सिर्फ केवल 2 करेंसी कर दिया गया, और रेलवे नेटवर्क को प्रमोट किया गया ताकि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में आसानी हो। अब जो हमारा है यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो हम देखेंगे कि जो कहानी हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 में छोड़ा था कि नेपोलियन जो आता है बदलाव चेंजेस करता है, और उसके बाद नेपोलियन जो देखेंगे हम